हेलो बच्चों, मैं बलजिंदर मैम फॉर क्लास 8C। आज आपको हिंदी के पाठ एक जिसका नाम है स्वदेश प्रेम, यह आपको पढ़ाऊँगी। इसको लिखने वाले हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि प्राचीन काल में हमारे देश ने कितनी प्रगति की थी और हमारे देश का जो ये गुणगान था, जो यश था, वह किस प्रकार निरंतर लगातार बढ़ता गया था। तो देखिए बेटा, इसको स्टार्ट करते हैं। कवि कहता है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अतुलनीय का मतलब होता है जिसको मापा ना जा सके, और दिवाकर का मतलब होता है सूर्य। साक्षी का मतलब है गवाह। तो निम्न पंक्तियों में कवि कहता है कि जो प्राचीन काल में यानी भूतकाल में हमारे देश ने जिस प्रकार की उन्नति और प्रगति की थी, भारत के वीरों ने अनेक प्रकार के युद्धों को जीता था, तो इस बात का जो गवाह है वह यह सूर्य है। आगे है, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। यानी जब हमारे देश में अनेक प्रगति की थी और हमारे वीरों ने जो बाहर के शासक थे और अंग्रेज़ थे उनको हराकर अपने भारत से बाहर कर दिया था, तभी तब उनके इस महान कार्यों को देखकर उनका प्रताप चारों तरफ फैल गया था। जिस प्रकार चंद्रमा की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, उसी प्रकार हमारे जो भारत का नाम था और जो तेज था वह सभी दिशाओं में फैला हुआ था। इस बात की साक्षी है चंद्रमा भी है। निशाकर का मतलब होता है चंद्रमा। आगे लिखा है, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। आप जानते हैं कि पहले हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी हमारा जो भारत था वह धन संपदा से परिपूर्ण था। ये नभ के अनंत तारागण। तो कवि बोलता है कि इस बात का जो साक्षी है वह आकाश में जो हर तरफ तारे निकलते हैं, वह इस बात के साक्षी है। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। और वह कहते हैं कि हमारे भारत के जो वीर थे, जब उन्होंने अनेक युद्ध किए और उन युद्धों को वीरतापूर्वक जीता था, तो जो उनकी विजय घोष थी, उस विजय घोष को यह आकाश भी कई बार सुन चुका है। अगली पंक्ति में कवि बोलता है कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। देखिए, मस्तक माने होता है माथा, शोभित माने होता है सजा हुआ। तो बेटा, जैसे हम जानते हैं कि भारत के उत्तर दिशा में हिमालय स्थित है और वह हिमालय हमारे भारत को इस प्रकार से घेरे हुए है जैसे कि हमारे भारत के जो मस्तक पर किसी ने मुकुट को रख दिया हो। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। सगल माने होता है सभी, और गूंजना आप जानते हैं कि जिस तरह सभी दिशाओं में आवाज़ों का आना। तो जब हमारे भारत ने अपने प्रगति की थी, भूतकाल में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की थी, वीरों ने अनेक युद्धों को जीता था, तो जो उनका यशोगान था वह अब तक गूंज रहा है। आगे है, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर। अविरल का मतलब होता है लगातार और हिम गिरिवर का मतलब है हिमालय। तो जो हमारे वीर थे या जो हमारे देश की प्रगति थी वह लगातार दिनों दिन बढ़ती ही गई थी। जिस तरह हिमालय आज तक अडिग रूप से खड़ा हुआ है, उसी प्रकार हमारे भारत की जो प्रगति की थी वह लगातार दिनों दिन चारों दिशाओं में बढ़ती ही गई थी। इस बात का जो साक्षी है वह हिमालय है। आगे लिखते हैं, उतरा करते थे विमानदल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। यानी जो प्राचीन समय था, भूतकाल था, उस समय में हमारे देश का जो व्यापार था वह अधिकतर समुद्री मार्गों के द्वारा ही होता था। तो बहुत से जो जहाज थे वह लगातार हमारे भारत भूमि पर आते जाते रहते थे। इसलिए कवि ने कहा है कि उतरा करते थे विमानदल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। अगली लाइन्स देखिए। आगे कवि कहता है कि सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर। अगणित का मतलब होता है जिसको गिना ना जा सके, और अर्णव पोत का मतलब होता है बेटा जहाज। तो कवि बोलता है कि जब भूतकाल में हमारे देश में जो अधिकतर व्यापार था वह समुद्री मार्ग के द्वारा ही होता था, जिसकी वजह से बहुत से जो जहाज थे वह लगातार हमारे भारत के जो सागर हैं उनके ऊपर आते जाते रहते थे। पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सगल तटों पर। और जो हमारा व्यापार था और जो हमारे भारत के सागर हैं, उन सागर के जो तट थे वह तट हमारे व्यापारों के अनुकूल थे, यानी स्थिर थे। तो इसलिए जो व्यापार मार्ग था वह समुद्रों के द्वारा ही अधिकतर होता था हमारे यहाँ पे। आगे लिखते हैं, नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशी वासर। और जो नदियाँ थीं यानी जो व्यापार था वह समुद्री मार्गों द्वारा और नदियों के द्वारा अधिकतर होता था। तो जो हमारा भारत था उसका जो नाम था व्यापार के माध्यम से दूर दूर तक फैल गया था।
आगे कवि बोलते हैं कि ढूंढो उसके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इसके तटों पर। और जो हमारे देश की अनेक संस्कृतियों, अनेक सभ्यताओं का विकास था, वह अधिकतर आप लोग जानते हैं कि नदियों के किनारों पर ही हुआ था। तो आज भी हमें यह पता लगता है, इनके कई नदियों और सागरों के माध्यम से हमें पता लगता है कि कहाँ पर किस संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ था। आगे देखिए, कवि बोलता है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर। विश्वत रेखा बेटा आप लोगों ने भूगोल में यानी सामाजिक विषय में पढ़ा है कि जो विश्वत रेखा है वहाँ का जो रहन सहन है वह अत्यधिक कठिन है, क्योंकि जो वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति है वह जीवन के अनुकूल नहीं है। यानी वहाँ पर दिन में इतनी गर्मी रहती है कि जो मनुष्य है वह बहुत ही मुश्किलों से सांस भी ले पाता है। आगे वह लिखता है कि रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। यानी जो विश्वत रेखा के वासी हैं वह अपने जहाँ पर रहते हैं वहाँ का जो उनका रहने प्राकृतिक परिवेश है वह उनके जीवन के अनुकूल नहीं है, परंतु फिर भी वह अपने देश से बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं। ध्रुववासी जो हिम के तम में जी लेता है काँप काँप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। तो ध्रुववासी यानी आप जानते ही हैं कि जो हमारी ध्रुवीय दिशा होती है, जो ध्रुव में रहने वाले लोग होते हैं उनका जीवन भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है तथा वहाँ अधिकतर बर्फ़ से ही ढका रहता है। उन लोगों के लिए जो उनका जीवन है वह अत्यधिक ठंड और अंधकार, तम माने होता है अंधकार, तो अंधकार में ही व्यतीत होता है, परंतु फिर भी वह लोग अपनी मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा ही सजग रहते हैं। तो इस पूरी कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि कोई भी चाहे किसी भी देश का व्यक्ति हो उसके लिए उसकी देश भूमि यानी मातृभूमि जो होती है वह स्वर्ग से भी अति श्रेष्ठ होती है। तो वहाँ की परिस्थितियाँ चाहे अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, हमें हमेशा अपने देश के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। थैंक यू।